ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड 20 ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स जैसे कि यूपी टेट, सी टेट या फिर एमपी टेट, इन सब एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चन, इन सारे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकेंगे उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्क्रीन पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमको जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले घटक यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक क्या होते हैं? ये ऐसे निर्जीव पदार्थ होते हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, वही अजैविक घटक कहलाते हैं। और जीवों को प्रभावित करने का मतलब जो यहाँ पर जैविक घटक है उनसे मतलब है। तो यहाँ पर जैविक घटक वे हैं जो एनर्जी या फिर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और जिसके लिए वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अगर से अजैविक घटक का एग्जाम्पल देखा जाए तो ताप एवं प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृत, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। और जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं जो कि सजीवों से संबंधित होते हैं, जिनसे सजीव प्रभावित होते हैं, वो सारे के सारे अजैविक घटक कहलाते हैं। तो ये तो रही बात अजैविक घटक की। अब बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक क्या होते हैं? जीवित वस्तुएं या फिर जीवित कारक जो किसी अन्य जीव को प्रभावित करता है वो जैविक घटक कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैविक घटक की परिभाषा मैंने लिख रखी है, जो कि है जीवित वस्तुएं जो किसी अन्य जीव को प्रभावित करता है। यानी कि कोई ऐसा सजीव पदार्थ जो किसी दूसरे सजीव पदार्थ को प्रभावित करता है। अब किस तरीके से प्रभावित करता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली दो तरीके से प्रभावित कर सकता है। पहला, किसी जीव को कंज्यूम करके यानी किसी जीव को खा करके। और जो दूसरा है जो किसी अन्य जीव द्वारा खाया जाता है। यानी तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो जीवित वस्तुएं हैं किस तरीके से दूसरे जीवों पर निर्भर रहती हैं। पहला तो मैंने बताया कंज्यूम करके यानी किसी अन्य जीव को खा करके, और दूसरा जो है किसी अन्य जीव द्वारा कंज्यूम होकर यानी किसी अन्य जीव द्वारा खाया जा सके। तो इस तरीके से दो तरीके से प्रभावित होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। और जैविक घटक के बारे में बात करी जाए तो मानव प्रभाव, रोगजनक और रोगों का प्रकोप भी जैविक घटक में शामिल है। और सभी जैविक घटक को एनर्जी और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से सभी जैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जैविक घटक को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में। तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। तो जैविक घटक के 3 भाग होते हैं। पहला है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, दूसरा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और तीसरा जो कि है डिकम्पोजर, जिसको हिंदी में अपघटक कहते हैं। बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और ये अपना भोजन बनाने के लिए या फिर भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की मदद से पेड़ पौधों में जो हरित लवक होता है उसकी मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है पेड़ पौधे और घास फूस, ये सारे के सारे उत्पादक होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। उत्पादक पे निर्भर और दूसरों यानी अपनों से किसी दूसरे श्रेणी के प्राणी पर जो निर्भर होते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स का मतलब है भोजन के लिए खुद पर निर्भर करना, और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करना। तो जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य प्राणी या फिर उत्पादक पे निर्भर होते हैं। और लास्ट में है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये इनको हिंदी में अपघटक कहते हैं। और जो अपघटक होते हैं ये अपघटन की क्रिया को करते हैं। अब ये अपघटन क्या है? अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। और जीवों में यह प्रक्रिया मृत्यु के पश्चात शुरू होती है। यानी कि जब कोई जीवित प्राणी मर जाता है तो उसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है, जैसे जीवाणु हो गए, आर्किया हो गए, कवक हो गए और प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे अपघटन की क्रिया करने में सहायक होते हैं। और ये जो
अपघटन की क्रिया है, ये किसी भी जीव की लाश को धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बना देते हैं। तो ये रहा अपघटक और अपघटन की क्रिया। और ये जो अपघटक के एग्जाम्पल हैं वो हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, आर्किया तथा लगभग जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सारे के सारे अपघटक का कार्य करते हैं। और इसके अलावा कुछ कवक यानी कि फंगी और शैवाल और चक्रधर, ये सारे के सारे अपघटक हैं। ये सारे के सारे अपघटक के उदाहरण हैं। तो ये रहे अपघटक और अपघटन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं उपभोक्ता के प्रकार के बारे में, यानी उपभोक्ता क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, और उत्पादक के निर्भर होने के साथ ही साथ ये दूसरे अपने से निम्न श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। तो ये जो अपने से निम्न श्रेणी है उनके श्रेणी के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो उपभोक्ता का श्रेणी है, तो जो उपभोक्ता की श्रेणी है उसमें सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जितने भी शाकाहारी होते हैं जो घास फूस खाते हैं उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग टिड्डा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टिड्डा घास खाता है, तो ये उत्पादक पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन बनाने के लिए या फिर भोजन के लिए। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि द्वितीय उपभोक्ता एग्जाम्पल है मेढक। ये अपना भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर रहता है, यानी ये टिड्डे को खा करके अपना भोजन की आपूर्ति को पूरा कर सकता है। फिर इसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता का जो उदाहरण है या फिर सर्प एक तृतीयक उपभोक्ता है। ये भोजन के लिए अपने से निम्न श्रेणी यानी कि द्वितीयक या फिर प्राथमिक, वैसे तो मेनली ये द्वितीयक उपभोक्ता पर ही निर्भर करता है, तो सर्प यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता हो गया है। फिर इसके बाद आते हैं मांसाहारी। ये इनको हम लोग अंतिम उपभोक्ता भी कहते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं गिद्ध। गिद्ध सर्प को खा सकता है, मेढक को खा सकता है। तो इस तरीके से जो मांसाहारी होते हैं वो अपने से निम्न श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। अब मांसाहारी के बाद जो आता है वो होता है अपघटक, यानी कि मांसाहारी का जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो अपघटक कहलाते हैं। लेकिन मांसाहारी जब भोजन बनता है तब वो जीवित अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि जो अपघटक होते हैं वो मांसाहारी की मृत्यु के पश्चात उनका अपघटन करते हैं। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता हुए हमारे वो 4 श्रेणी के हुए। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक जिसमें कि हमारा सर्प आते हैं, और लास्ट में मांसाहारी जिनको हम लोग अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। फिर इसके बाद उपभोक्ता के बाद जो हमारा अपघटक है तीसरा भाग आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जैविक घटक को 3 भागों में बांट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया अजैविक घटक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं और जैविक घटक सजीव वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन हमारा अजैविक घटक है। मृदा ये भी जीवित नहीं है तो इसलिए अजैविक घटक है। कवक जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है और ये अपघटक है, यानी जैविक घटक का तीसरा पार्ट है। तो इस वजह से ये अजैविक घटक नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, वो होते हैं मांसाहारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी। लेकिन यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इस क्वेश्चन का सही आंसर जीवाणु को मानते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी का भी अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हम लोग जनरली बी लगाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की नज़र से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। और इन सब जो बाकी के ऑप्शंस हैं, पहला एटीपी, फिर सी वाला डीएनए आरएनए। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
और एटीपी की जो खोज हुई थी वो 1920 में हुई थी। और ये एटीपी माइटोकांड्रिया में पाया जाता है और ये सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा वाहक एवं संग्राहक का कार्य होता है। लेकिन जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, वो होगा सूर्य का प्रकाश। और डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो उत्पादक पे निर्भर होते हैं और इनके बाद के जो उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जिस वजह से वो सारे के सारे पूर्ण शाकाहारी नहीं होते हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्ले ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और यहाँ पर जो एजी टेंसले हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब यहाँ पर इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। इकोसिस्टम का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और इकोलॉजी जो होता है वो उसका हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो ये हो जाएगा पर्यावरण का अध्ययन या फिर पारिस्थितिकी का अध्ययन। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेक्ले ने और इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उनको कहते हैं। तो पेड़ पौधों पर निर्भर जो जंतु होते हैं उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। और ये सारे प्रथम चरण उपभोक्ता जो होते हैं वो सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के पानी को ग्रीन सूप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यमुना नदी। यमुना नदी को ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, जैव भू रासायनिक चक्र। अब ये जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। और ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या फिर पोषक चक्र कहलाते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो चारों तत्व हैं इन चारों तत्वों का जीवों से पर्यावरण में और पर्यावरण से जीवों में ट्रांसफ़र ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है कि किसान का मित्र किस प्राणी को कहा जाता है। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अब केचुआ क्यों, क्योंकि केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो इस वजह से केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। इकोसिस्टम की परिभाषा है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा हमने डिस्कस किया था कि जितने भी सजीव होते हैं या फिर जितने भी जीव समुदाय होते हैं और पर्यावरण, इन दोनों का जो संतुलन होता है वही हमारा इकोसिस्टम होता है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण है। पर्यावरण
को हम लोग एबायोटिक और बायोटिक घटक के संतुलित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक हैं और बायोटिक जो जैविक घटक होते हैं वो, यानी कि अजैविक घटक और जैविक घटक का जो संतुलित रूप होता है वही पर्यावरण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। अब यहाँ पर एक वर्ड है मेघबीजन। चलिए पहले मेघबीजन के बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। मेघबीजन क्या होता है? क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, इसमें जो बादल होते हैं, बादल में जो गैस के रूप में H2O होता है उसको इकट्ठा करके यानी उसको कंडेंस करा करके वर्षा के रूप में प्रकट करना मेघबीजन कहलाता है। अभी जो बादल में गैसियस H2O होते हैं यानी गैस के रूप में जो H2O होते हैं उनको कंडेंस कराने के लिए जिस रासायनिक तत्व की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर आयोडाइड है इसको हम लोग प्लेन की मदद से या फिर भूमि से भी बादलों तक पहुंचा सकते हैं। उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चलिए इमेज देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बादल है। अब बादल में जो गैसियस H2O है उसको सिल्वर आयोडाइड की मदद से कंडेंस किया जा रहा है और कंडेंस करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ है वो भूमि से भी हो सकता है और एयरप्लेन से भी छिड़काव किया जा सकता है। तो यहाँ पर एयरप्लेन से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव हो रहा है जिसकी वजह से जो बादल में गैस के रूप में H2O है वो कंडेंस होकर के जल के रूप में हो बन जाते हैं और वहीं से कृत्रिम वर्षा होने लगती है। तो इस तरीके से गैसियस H2O का कंडेंस्ड H2O में कन्वर्ट होना मेघबीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग कहलाता है। और ये जो क्लाउड सीडिंग है ये जो इसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो होता है हमारा सिल्वर आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण या फिर सिल्वर आयोडाइड की मदद से। तो इस तरीके से सिल्वर आयोडाइड की प्रयोग से मेघबीजन की क्रिया कराई जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमारा था कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सिल्वर आयोडाइड। अब अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सही उदाहरण है इन चारों में से वो होगा तालाब, क्योंकि तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए है क्योंकि तालाब में जैविक घटक और अजैविक घटक तत्वों के साथ इन दोनों तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधे भी उपस्थित होते हैं। तो इस वजह से तालाब को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे कि मक्खी हो गया, गिद्ध हो गए, ये सारे के सारे स्कैवेंजर की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कैवेंजर। पृथ्वी का अपमार्जक होता है। पृथ्वी का अपमार्जक हो जाएगा जीवाणु व कवक। और इन दोनों यानी इनको जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जीवों पर या फिर जो भी मर जाते हैं उन सारे जीवों को खाकर अपना निर्वहन करते हैं और वो मृत जीवों के मरने के बाद उनके सड़ने या गलने से पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं, जिस वजह से इनको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के आर है पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 आर सबसे पहला हमारा है वो होते हैं, पहला है रिड्यूस, दूसरा रिसाइकिल और तीसरा है रीयूज़। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग और रिसाइकिल का अर्थ हिंदी में पुनः चक्रण और रीयूज़ का अर्थ होता है पुनः उपयोग। तो इन तीनों आर के हिसाब से जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा सी वाला। पहला कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, फिर दूसरा पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल और तीसरा रीयूज़ यानी कि पुनः उपयोग।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो पहले ह्यूमस के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है। अगर से कृषि से संबंधित या कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है और इसमें कंपोस्ट खाद या फिर वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोस्ट खाद होते हैं या फिर जो प्राकृतिक कंपोस्ट खाद होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमस कहलाते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमस बनाने में कौन सहायक होते हैं। तो ह्यूमस बनाने में उत्पादक भी सहायक होते हैं, अपघटक भी सहायक होते हैं और उपभोक्ता, तीनों के तीनों सहायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो मानव पर्यावरण संबंध है वो एक धनात्मक संकल्पना है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ दो तरफा भूमिका होती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि मनुष्य एक तरफ भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का महत्वपूर्ण भाग है तथा दूसरी तरफ वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है, जिस वजह से हम लोग मानव और पर्यावरण संबंध को हम लोग धनात्मक संकल्पना कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समुद्र में सारे जैविक घटक, अजैविक घटक और उनके साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा समुद्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 ऐसे MCQs के बारे में चर्चा की जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से पूछे जा चुके थे, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस या फिर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं हमारे, उन सारे टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर से आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, और अगर से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।